Student, I am Gopi Kumar Srivastava. This is my second video of revision Indian Economics Chapter 2 5-year plan in India goals and achievement. In this video, I am discussing about revision question and the important question related to the mid-term examination. Okay, so let's start the 5-year plan. First, we have to understand what is economic plan. आखिर economic planning है क्या? Economic planning refers to the system which a central authority like Planning Commission in India after independence set a target of specifies a state of program and the policy to achieve those targets within the specialized period of time. The principle of focus is on the rational management of the scarce resources. मतलब सिंपल से बात यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये है क्या. आप ये इसे देख सकते हैं नीचे में. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन द डिफरेंट डेवलपमेंट. मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम अपना जो रिसोर्स है, हमारे पास जो संसाधन है, उसका यूटिलाइजेशन करना डिफरेंट डेवलपमेंट में, हर तरह का डेवलपमेंट में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में हमें डेवलपमेंट करना है. और ये जो अगर डेवलपमेंट करने का जो तरीका होगा वो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है. और आपको ये भी बता दें कि 1 जनवरी या जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर, इस इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था. और इसे जो स्टार्टिंग में 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग में लाया गया था, जो प्रोफेशनल महानोबलिस ने लाया था. इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने है उनका जो पिक्चर है वो इन्हें लाया था. तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को समझिए. इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्लानिंग होता है 5 साल के अंदर, जिसके अंदर देश को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचा जाता है कि किस प्रकार से रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके देश का डेवलपमेंट में लाया जा सके, मतलब देश को आखिर डेवलप कैसे किया जा सके. तो उसके लिए एक कमेटी बना था 1950 में, जिसका नाम प्लानिंग कमीशन था. बाद में जनवरी 2015 में से नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया. नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया का आखिर जरूरत क्या था. पहला बात तो बता दें कि हमारे भारत में ब्रिटिश का राज 200 साल तक चला था, तो हमारा अर्थव्यवस्था बहुत स्टैग्नेटेड था, जिससे मैंने इससे पहले वाला क्लास में डिस्कस किया था. इसलिए हमें एक प्लानिंग का जरूरत था. अब आते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रेसिव प्लानिंग में. डायरेक्टिव प्लानिंग रिफर्स टू द सिस्टम इन विच द प्लानिंग इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोकस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. जब डिमांड एंड सप्लाई पर फोकस किया जाता है तब इसे डायरेक्टिव प्लानिंग कह सकते हैं. और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई उसी इकोनॉमी पर फोकस किया जाता है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है. देखिए सुनिए, हमारे पास 3 तरह का इकोनॉमी होता है. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर सोशल इकोनॉमी, फिर मिक्स इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फॉलो करे, मतलब हर चीज़ का जो दाम हो या प्राइस हो वहाँ डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार तय किया जाता है. जहाँ पे प्राइवेट कंपनी ओन एंड कंट्रोल करता है, मतलब मालिक भी प्राइवेट कंपनी होगा, गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहता है, उसको हम लोग डायरेक्टिव प्लानिंग या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं. फिर आता है कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग, रिफर्स टू द सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए और देश को बढ़ाने में काम करे, तो इस तरह का जो इकोनॉमी होता है उसे हम कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग कहते हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिखा गया है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी मैंने बताया था. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनियां हुआ करती हैं, मतलब ऑन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट कंपनी रहेगा. सोशल इकोनॉमी में ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट कंपनी रहेगा. और मिक्स इकोनॉमी में दोनों रहेगा, और हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी है. उसका मेरिट और डिमेरिट आप जान सकते हैं कि क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है. आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं. यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको स्टॉप करके समझ भी सकते हैं इस चैप्टर को. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड गोल ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया. हमारा जो प्लानिंग जो बनता है हमारे भारत में ताकि हम देश को डेवलपमेंट कर सकें, इसका 2 ऑब्जेक्टिव होता है. एक शॉर्ट पीरियड वाला जिसको हम लोग शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और एक लॉन्ग पीरियड प्लानिंग ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक ना. 2 तरह का प्लानिंग. तो शॉर्ट पीरियड के बारे में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, पर हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका मिड टर्म के एग्जाम के हिसाब से आपको इससे अच्छे तरीके से समझना है कि ये आखिर कैसे होंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे पहला लिखा है जीडीपी ग्रोथ, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है इसमें जीडीपी को बढ़ाना पहला लक्ष्य होता है. मतलब आपका कोई भी प्लानिंग हो जो 5 साल के लिए बनता हो, हर साल हमारा जो सिस्टम है 5 साल के अंदर प्लानिंग को बदलते रहता है. पर हमारा जितना भी प्लानिंग बदलेगा या जितना भी प्रोग्राम आएगा, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पीरियड का ऑब्जेक्टिव होता है जो कभी नहीं बदलता है, वो हर प्लानिंग के साथ चलेगा. तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो लॉन्ग टर्म पीरियड या ऑब्जेक्टिव के साथ चलते रहता है, प्लानिंग के साथ बदलता नहीं है, और वो प्लानिंग को फोकस में रखता है. तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में है कि जीडीपी को बढ़ाना है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा है कि कैसे बढ़ाया जाएगा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो आपका जीडीपी बढ़ सकता है.
दूसरा है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी को रोजगार देना। ये सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग है, मतलब इस प्लानिंग के अंतर्गत, इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत कोई बेरोजगार ना रहे। ये प्लानिंग में ये ध्यान दिया जाता है कि पहला हमारा ग्रोथ तो हो, साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। तो ये ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग पीरियड का, 5 साल के अंदर। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, मतलब यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ ओकर टू ओनली द हैंडफुल ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। मान लीजिए कुछ ही लोगों के अगर हाथों में अगर बेनिफिट होगा या कुछ ही लोग को फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमी में भारत में, तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसको मतलब सुधारने के लिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब सभी को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा, तभी हमारा इकोनॉमी जो है आगे बढ़ सकता है। तो प्लानिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो आगे बढ़ रहा है साथ में जो पीछे है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक इक्विटी हो, एक एकता हो, एक समानता हो। फिर आते हैं हम लोग पास यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे अपडेटेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे देश में जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करना, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको बढ़ाना, उस पर ध्यान देना। तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन में आता है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, मैं तो इसे ऐसे ही रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, पर मैंने इसका जो पहला वीडियो है इसमें आप डिटेल से देख सकते हैं और इसमें भी आप समझ सकते हैं। अगर आपका ये क्लास छूट गया है तो आप इसे समझ सकते हैं, और अगर आपका जो ये वीडियो धुंधला दिख रहा है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप और देख सकते हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा सेल्फ सफिशिएंसी है, जो मिड टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा रिवीजन के तौर पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द बीइंग एबल टू प्रोवाइड द एसेंशियल गुड्स, मतलब यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना, बाहर से गुड्स को नहीं मंगाना। तो आप इस थ्योरी के अच्छी तरह से ध्यान दें कि पहले हम लोग दूसरे देशों से डिपेंडेबल थे, हमें गुड्स मंगाना पड़ता था। आज हमारा ये हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हो गए हैं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, जिसे आत्मनिर्भर भारत भी कहते हैं, जो आजकल बोला जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखा जाए तो लॉन्ग पीरियड का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ सफिशिएंसी है, आप इस पर भी ध्यान दें, ठीक है। और इसका मैं PDF बिल्कुल आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, आप ये वीडियो देखकर समझें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें, क्योंकि इसे PDF देने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में ही मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इसमें PDF का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। PDF की ज़रूरत पड़ता है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आपने PDF मैंने पहले भेज चुका हूँ, तो आपने लिख भी लिया होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस रिवीजन कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से इम्पोर्टेंट मानते हैं, और बोर्ड के लिए भी मिड टर्म के लिए भी ऐसा क्वेश्चन सेट किया जा रहा है जो आपके लिए मिड टर्म के लिए भी अच्छा हो और बोर्ड के लिए भी अच्छा हो। फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये याद कर रखना पड़ेगा कि आपको मैं बता दूं कि हर प्लान, जो हमारा प्लानिंग जो स्टार्ट हुआ था वो 1951 से 1956 में हुआ था, फिर 1956 से लेकर 1961 में हुआ था। पहले जो 1951 से 1956 में हुआ था उससे हम फर्स्ट प्लान कहते हैं, फिर 1956 से 1961 में हुआ था वो हम सेकंड प्लान कहते हैं। इस तरह से हमारा प्लानिंग चलते गया। तो हर प्लान में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव था कि पहला प्लान में देखें यहाँ दिखाई दे रहा है कि फोकस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दे रहा है, थर्ड जो है सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दे रहा है, फोर्थ और फिफ्थ जो है मतलब कि सभी का अपना ऑब्जेक्टिव है हर प्लान का। तो मैंने यहाँ सारा प्लान के बारे में लिखा। यहाँ आप देख सकते हैं 12 प्लान में या मैंने दिखाया कि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कि सस्टेनेबल मतलब अपने ऐसा विकास करना कि हमारा प्रेजेंट फ्यूचर का दोनों का रिसोर्सेज कन्वर्जेशन हो सके और यूज हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा टेबल है, और इस टेबल में हमने अच्छे से तरीक़ा से इसको दिखाने की कोशिश किया है कि हर प्लान आप देख सकते हैं यहाँ 1951 से 1956 गया, उसमें पहला क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या हम लोग मतलब चाहते थे बढ़ाने के लिए, ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं हर साल का जो ऑब्जेक्टिव है, ताकि देश इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाया गया था, और आज तक ये 5 ईयर प्लान चल रहा है हम लोग देश में, अब बढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो प्लानिंग था ये हमारा है, देख सकते हैं आप अप्रैल 2012 से लेकर 13, जिसको हम लोग 12 प्लान बोलते हैं, मतलब हमारा अभी 13 प्लान चल रहा है, 17 से 22 चलेगा, ठीक है। 17 से 22 जो है हमारा 13 प्लान है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अभी करंट में कौन सा प्लान चल रहा है, तो 13 प्लान है, आप यहाँ याद रखें। और लास्ट प्लान भी याद रखें आप कि हमारा लास्ट प्लान जो है वो 12 से 17 तक था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, बोर्ड में भी मिड टर्म में भी। फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिसी अंडर द 1991, क्या आखिर इंडियन हमारा पॉलिसी जो था उसका फीचर क्या है 1991 में, देख सकते हैं। हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, हम लोग पब्लिक सेक्टर पर निर्भर थे, मतलब गवर्नमेंट कंपनियां ही हुआ करती थी उसमें। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, से प्राइवेट सेक्टर पे को रेगुलेट किया जाता था, बढ़ावा नहीं दिया जाता था।
सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को आगे बढ़ाया जाता था, और प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे पहले ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जो कि गलत था, जिससे की वजह से हमारा देश का अर्थव्यवस्था उतना तेज़ी से बढ़ा नहीं। अगर हम लोग सभी सेक्टर पर ध्यान देंगे तभी बढ़ेगा। ड्राइव डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ द स्ट्रेटजी सिग्निफिकेंस। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसे भी याद करें। सक्सेसफुल और प्लानिंग का सक्सेसफुल क्या हुआ, नेशनल इनकम बढ़ा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ रहा है, फर्स्ट प्लान में, सेकंड प्लान में, थर्ड प्लान में। आप इससे थ्योरी को पढ़ सकते हैं, हर साल कितना बढ़ोतरी हुआ है नेशनल इनकम में। आप करेंट ईयर का भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब मैं बता दूं, पर व्यक्ति इनकम, क्या हर व्यक्ति का इनकम क्या है, वो पर कैपिटा इनकम कहलाता है। जब आप देश के नेशनल इनकम को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो वो पर कैपिटा इनकम निकाल देगा, ठीक ना। तो उसके बाद आते हैं हम लोग राइज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जितना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका देश का अर्थव्यवस्था भी और तेजी से बढ़ते जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं रेट ऑफ जो परसेंटेज है, 1951 में सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट हुआ करता था वो 9.3 हुआ करता था, आज वो 32.3% है। मतलब आपका देश में बढ़ोतरी हो रहा है और तेजी से विकास हो रहा है। हाँ, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन द एग्रीकल्चर में भी बहुत सुधार किया गया था। जो लैंड रिफॉर्म था, जो जमींदारी सिस्टम था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसको हटाया गया था। एबिलिटेशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, मतलब जमींदार को हटाया गया था। रेंट का एक फिक्स अमाउंट बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा में। ग्रोथ डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किया गया था, इंडस्ट्री बहुत तरह का लाया गया, इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान दिया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड पे भी ध्यान दिया गया है, ताकि हम लोग व्यापार हो। अब फेलर क्या है हमारे प्लानिंग का, पहला बात गरीबी को नहीं रोक पाया, दूसरा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ना इन्फ्लेशन को रोक पाया, हर चीज़ का दाम बढ़ा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यहाँ पे ये भी कहा कि बेरोजगारी भी बढ़ा है। इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो उतना नहीं है। स्क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम ये चैप्टर हमारा जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये जो है शॉर्ट आंसर आप बिल्कुल याद करें। मिड टर्म पॉइंट के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, या सोशल इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, तो ये सब भी आप ध्यान दें, ठीक है। तो ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब जो आपको बुक में उपलब्ध मिलेगा। और ये आपका क्वेश्चन है जो जिससे मैंने क्वेश्चन को बनाया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दें। और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, इसके बारे में ध्यान दें। तो ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और आपके लिए जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, और जो मेरिट एंड डिमेरिट है, और लॉन्ग शॉर्ट पीरियड बिल्कुल याद करें, ये आपका रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू। एंड सेल्फ सफिशिएंसी पे भी ध्यान दिया जाए। और आपका एक और क्वेश्चन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ सफिशिएंसी, साथ में मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब लॉन्ग पीरियड आप पूरा याद कर लें, आपके ये एग्जाम पॉइंट से, मिड टर्म के पॉइंट से सबसे अच्छा रहेगा। सो दिस चैप्टर रिविजन इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।